देखो एलर्जिक राइनाइटिस के मैनेजमेंट में हमने 2 ड्रग्स पढ़ लिए, एक तो ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर और एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। अब तीसरा हम पढ़ेंगे यानी कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आती है, यानी कि क्रोमिलिन सोडियम आती है, और कीटोट्रिफिन। और भी ड्रग्स होती हैं, हमने 3 लिख रखी हैं। तो जो यूज़ करेंगे हम इसका वो एलर्जिक राइनाइटिस में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ना फंक्शन समझ लो, यानी कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर का कैसे हम फंक्शन होता है। तो देखो जैसे मान लो कोई भी एलर्जन जब तुम्हारी नोज के अंदर एंटर करता है तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इसको पहचानते हैं इस एलर्जन को, और ये सिग्नल देते हैं तुम्हारे बी लिम्फोसाइट के लिए। ठीक, और बी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं IgE। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस सारे एलर्जन को पकड़ लेगी और एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगी इस तरह से। देखो ये, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स तुम्हारे मास्ट सेल से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। और मास्ट सेल क्या होती है, जैसे देखो मास्ट सेल के अंदर क्या बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं इस तरह से, और इसके अंदर क्या होता है, हिस्टामिन होता है, और इसकी सेल से क्या होता है, ल्यूकोट्रीन बनता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, यानी कि हिस्टामिन और ल्यूकोट्रीन क्या करते हैं, तुम्हारे इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे ब्लड वेसल तुम्हारी डायलेट हो जाती है। तो मैं क्या करूँ, इस वाली मास्ट सेल को क्या बना, स्टेबलाइज कर दूँ, यानी कि ये यानी कि हिस्टामिन और ल्यूकोट्रीन का फॉर्मेशन ना कर पाए। तो इसके लिए मैं कौन सी ड्रग्स यूज़ करूँगा, ये वाली, यानी कि सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है या क्रोमोलिन सोडियम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो चौथी ड्रग्स कौन सी हो सकती है एलर्जिक राइनाइटिस में, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस में हम नेजल डीकंजेस्टेंट भी यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे शॉर्ट एक्टिंग, मान लो जैसे थोड़े समय के लिए आपको ज़रूरत है, तो इसके लिए जैसे फिनाइल एफेरिन है तुम्हारी, ठीक है, या फिनाइल प्रोपेनोलोमीन है। ठीक, तो ये तो होगी शॉर्ट एक्टिंग तुम्हारी नेजल डीकंजेस्टेंट। क्या होती है, कुछ होती है लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में 2 प्रकार की होती है, एक तो टॉपिकल होती है, एक होती है ऑरली, जैसे हमने तुमने ओरली यूज़ किया। तो जैसे इसमें एफेड्रीन है तुम्हारी, यानी कि ओरली में हम जो यूज़ करते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट में, या स्यूडोपेड्रीन है तुम्हारी, है नेफोजेलिन है। तो ये तो हो गई तुम्हारी शॉर्ट एक्टिंग हो गई। एक होती है लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि इसे टॉपिकली यूज़ करते हैं हम, जैसे मान लो स्प्रे आते हैं इसके, जैसे जाइलोमेटाजोलिन है या ऑक्सीमेटाजोलिन है। ठीक, तो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो जैसे तुम्हारी ब्लड वेसल कभी डायलेट कर गई जैसे ये, ठीक, तो इसे सामान्य शेप में, यानी कि इसको जो उसका शेप है उसमें लाने के लिए, जैसे डायलेट करोगे इसे इसके शेप में लाने के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं। तो मैंने नेजल डीकंजेस्टेंट लिख रखे हैं, और यूज़ क्या होगा, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस में हम इसका यूज़ करते हैं। देखो हमने एलर्जिक राइनाइटिस का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें 3-4 ड्रग्स पढ़नी, जैसे एंटीहिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स पढ़ लिया, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ लिया, और तो अब देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेरॉइड पढ़ रहे हैं, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस में। तो कौन कौन सा, जैसे प्रेडनिसोलोन होता है तुम्हारा, या ब्यूडोसिनाइड है, डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है। तो जो ब्यूडोसिनाइड होता है ये नेजल स्प्रे के रूप में मिलता है तुम्हारा, ठीक है, और यूज़ किस में करेंगे, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस में। तो इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि जो स्टेरॉइड हम देते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में। तो देखो जैसे मान लो सपोज कोई एक एलर्जन है, ठीक, वो तुम्हारे क्या हुआ, नोज के अंदर एंटर कर गया, तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, और बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देते हैं कि आप एंटीबॉडीज बनाएं। तो हम क्या करेंगे, स्टेरॉइड दे देंगे। और मतलब तुमने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें धूल से, मतलब सॉरी, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें धूल से कोई भी एलर्जी नहीं होती, कुछ ही लोग होते हैं जिसमें उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी शो करता है। तो हम क्या करें, इसे सप्रेस कर दें, क्या तुम बेवजह में गुस्से कर रहे हो, ऐसी कुछ भी नुकसान नहीं है हमारा इस एलर्जन से। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्टेरॉइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टेरॉइड क्या होगा, एंटीबॉडीज यानी कि टी लिम्फोसाइट को सप्रेस कर देगा, जिससे एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, और जब एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये इससे अटैच नहीं होगा तुम्हारा मास्ट सेल से, जो कि तुम्हारा हिस्टामिन और ल्यूकोट्रीन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब देखो एलर्जिक राइनाइटिस में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे देखो थोड़ा सा समझो, जैसे तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से एक नर्व निकली, जो तुम्हारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी कि म्यूकस ग्लैंड होती है, तो वहाँ पे उसने क्या करा, एसिटिलकोलिन, यानी कि जो नर्व है उसके छोर से एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ, और इसने क्या करा, इस पे मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे एक्ट करा। ठीक, तो ये क्या करता है, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे तुम्हारी नींद ऐसा नोज लगेगी, भरी भरी सी लगेगी। तो मैं क्या करूं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ करूं, यानी कि यहाँ पे, यानी कि एंटीकोलिनर्जिक अगर ड्रग्स यूज़ करूंगा तो वो यहाँ पे आके बैठ जाएगी, जो एसिटिलकोलिन के कार्य को रोकेगी। ठीक है, अगर एसिटिलकोलिन का कार्य रुक जाएगा तो म्यूसिन का फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो कौन सी ड्रग्स होती है, जैसे एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड होती है। ठीक, तो इसका नेजल स्प्रे आता है, तुम आराम से यूज़ कर सकते हो, यानी कि एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड का। तो ये हो गई तुम्हारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो